नमस्कार दोस्तों। 1978 में इजराइल खिलाफ एक ऐसा संगठन जन्म लिया जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के नाक में भी दम कर दिया। ये संगठन इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। इसने इजराइल के कई देशी और विदेशी स्थानों पर हमला करके कई इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में इजराइल ने भी इसके कई बड़े नामी चेहरे को मौत के घाट उतारा। यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चल रहा है। इस संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हिजबुल्लाह की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिजबुल्लाह किस प्रकार से अपना संचालन करता है, हिजबुल्लाह का ईरान से क्या संबंध है। इन सभी मुद्दों को जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया राजनीतिक समूह है जिसको 1997 में आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया था। माना जाता है कि इसे जन्म देने वाला ईरान है जिसने इजराइल और अमेरिका तथा अन्य देशों के खिलाफ ला खड़ा किया था लेबनान गृह युद्ध के समय पे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। 1943 में जब फ्रांस के शासनादेश के बाद लेबनान को आज़ादी मिली तो इसके नए नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और लेबनान की राजनीतिक शक्ति 3 प्रमुख धार्मिक समूहों में बढ़ गई, जिसमें सुन्नी मुस्लिम समूह से एक पीएम बनाया गया, ईसाई समूह से एक राष्ट्रपति बनाया गया और शिया मुस्लिम समूह से एक संसद अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। माना जाता है कि इस नाजुक संतुलन में तनाव तब बढ़ने लगा जब फिलिस्तीनी सुन्नी समुदाय लेबनान में शरणार्थी के रूप में आने लगे, क्योंकि इसकी संख्या जब धीरे धीरे सुन्नी संख्या बढ़ने लगी तो ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यकों द्वारा शियाओं को हाशिए पर रखा जाने लगा। यहीं से इस युद्ध की स्थिति बनती है, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसी गृह युद्ध के बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर 1978 और 1982 में हमला कर दिया ताकि फिलिस्तीनी गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ा जा सके, जो इस क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए करते थे। इसी समय इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया। यही इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध का कारण बन गया। इसी समय ईरान में 1779 में इस्लामिक क्रांति होती है जिसमें शिया की सरकार बनती है, जिसने लेबनान गृह युद्ध में शिया लड़ाकों को संगठित करने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को भेजा, जिसने धन और प्रशिक्षण प्रदान किया। यही शिया लड़ाकों के समूह ने हिजबुल्लाह नाम अपनाया, जिसने इजरायली कब्जे को लेकर प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह माना जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों दुनिया के उस हिस्से में शिया शक्तियां हैं जो मुख्य रूप से सुन्नी बहुल क्षेत्र हैं। ईरान जो मुख्य फारसी राष्ट्र है, हिजबुल्लाह के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ अरबी भाषी नेता और कार्यकर्ता भी देता है जो अरब दुनिया में आसानी से कार्य कर सके। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने 1985 में अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें लेबनान से पश्चिमी शक्तियों के खात्मे की बात कही और इजराइल को समाप्त करने का आह्वान करने की भी बात इसमें कही गई थी। 1983 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की गई जिसमें 63 लोग मारे गए। आगे अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों के बैरकों पर हमले किए गए जिसमें 305 लोग मारे गए। अगर हिजबुल्लाह के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला जो एक निकाय है उसे हम शूरा परिषद के नाम से जानते हैं, जो कि रोजमर्रा के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को देखता है, जिसमें कार्यकारी परिषद, न्यायिक परिषद, संसदीय परिषद, जिहाद परिषद और राजनीतिक परिषद शामिल हैं। जिसमें जिहाद परिषद जो है सभी सैन्य मामले तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे सैन्य निगरानी, भर्ती, प्रशिक्षण, उपकरण खरीद और सुरक्षा को देखती है। बाहरी सुरक्षा संगठन ESO, जिसे हम अक्सर यूनिट 910 के नाम से जानते हैं, यह बाहरी हमलों के लिए जिम्मेदार संस्था है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपनी उस समय अच्छी पकड़ बनाई जब 1992 में इसके 8 सांसद जीतकर लेबनान संसद में पहुंच गए थे और 2005 में तो यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि इसके जो सांसद थे वो कैबिनेट स्तर तक पहुँच गए। पार्टी ने 2009 में फिर से एक घोषणा पत्र जारी किया। इस समय इसने कहा कि ये जो हमारी नीति पहले थी अब उसमें कुछ लचीलापन आ गया, हम सच्चे लोकतंत्र को अब समर्थन करते हैं। यह लेबनान के शिया मुस्लिम बाहु क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखता है, जिसमें बेरूत, साउथ लेबनान, पूर्वी बेका घाटी के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इसके मैनिफेस्टो में यह बात कही गई थी कि जो हमारा संचालन है वो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, इसका जो संचालन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। 2012 में बुल्गारिया में एक बम विस्फोट की घटना इसका सबूत है, जिसमें कई इजरायली मारे गए।
1989 में सऊदी अरब के ताइफ में एक समझौता होता है जिसकी मध्यस्थता सऊदी अरब और सीरिया ने की थी। इसी समझौते के तहत जो लेबनान का गृह युद्ध था वो समाप्त होता है। इसमें हिजबुल्लाह एकमात्र मिलिशिया था जिसे हथियार रखने की अनुमति दी गई थी। हिजबुल्लाह और सीरिया के संबंधों की अगर हम बात करें तो सीरिया के साथ संबंध तब बढ़ते हैं जब लेबनान के गृह युद्ध के दौरान सीरिया ने लेबनान पर कब्जा कर लिया था। उस समय सीरिया को लेबनान ने वहाँ पर बने रहने का दबाव डाला था। 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री राफिक अल-हरीरी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सीरिया के खिलाफ लेबनान में शीडर क्रांति हुई जिससे सीरिया ने अपने सेना वापस लेने का फैसला किया। 8 मार्च 2005 को सीरिया द्वारा अपनी वापसी की घोषणा कर दी गई। उसके कुछ दिनों के बाद हिजबुल्लाह ने सीरिया के समर्थन में एक विशाल रैली का आह्वान किया। ये रैली इसलिए की गई थी कि हम सीरिया का समर्थन करते हैं। आगे चलकर सन 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया तो हिजबुल्लाह ने 2013 में सुन्नी विद्रोहियों के खिलाफ जाकर ईरानी और रूसी सेनाओं की सहायता के लिए बशर अल-असद सरकार का समर्थन किया। यहीं से हिजबुल्लाह को सुन्नियों का समर्थन मिलना कम हो गया। अगर हिजबुल्लाह और इराक के संबंधों की बात करें तो जब 2003 में सद्दाम हुसैन की सत्ता को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने आक्रमण किया था, उस समय हिजबुल्लाह ने एरिया में अपने लड़ाकों को भेजा था जिससे इराक की मदद की जा सके। माना जाता है कि यमन में हूती विद्रोहियों के साथ भी हिजबुल्लाह के अच्छे खासे संबंध है। 2010 से ही हूती विद्रोहियों ने लेबनान में अपना प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। 2014 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर हमला कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इसके बाद सऊदी अरब और अन्य सहयोगी देशों ने हवाई हमले करके इन्हें पीछे खदेड़ने का प्रयास किया। इन्होंने इसकी स्थापना करने में योगदान दिया था। माना जाता है कि नसरल्लाह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक इजराइल को एक ऐसे युद्ध में उलझाना था जिसके कारण मई 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की एक तरफा वापसी हुई और 18 साल से चल रहा उसका कब्जा खत्म हो गया। इसके बाद नसरल्लाह की कमान और लोकप्रियता अधिकांश लेबनानी लोगों में फैल गई, जिसमें सुन्नी भी शामिल थे, शिया और ईसाई भी शामिल थे। 27 सितंबर 2024 को एक इजरायली हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, जिसमें इजरायली वायुसेना ने बेरूत के दक्षिण में दाहिए इलाके में लगभग 80 से अधिक बम गिराकर इसकी मौत कर दी। झटका है क्योंकि नसरल्लाह का कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हिजबुल्लाह के उप महासचिव और कार्यवाहक अंतरिम नेता नईम कासिम या अन्य वरिष्ठ नेता हाशिम सफीदीन समूह के शीर्ष पर नसरल्लाह की जगह ले सकते हैं। अगर हम हिजबुल्लाह के पावर की बात करें तो 2021 में नसरल्लाह ने दावा किया था कि हमारे पास लगभग 1 लाख लड़ाकू हैं, लेकिन जो विश्लेषक वो मानते हैं कि यह आंकड़ा बहुत ही अतिरंजित है। 2022 में अमेरिकी विदेश विभाग ने अनुमान लगाया कि हिजबुल्लाह के दुनिया भर में हजारों समर्थक और सदस्य हैं, जिसमें इसकी संख्या लगभग 40,000 से 50,000 हो सकती है। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को प्रशिक्षण, हथियार और वित्त पोषण का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है, जिससे समूह को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते हैं। हिजबुल्लाह को सीरिया में बशर अल-असद शासन से भी कुछ सहायता मिलती है, साथ ही लेबनानी प्रवासियों से भी वित्त पोषण मिलता है। हिजबुल्लाह के पास अधिकांश देशों की तुलना में अधिक तोपखाना है। अगर हम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की 2018 की रिपोर्ट की बात करें तो ये कहा गया है इसमें कि दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राज्य एक्टर हिजबुल्लाह है। जून 2024 में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हिजबुल्लाह के पास विभिन्न रेंज की लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मिसाइलें और तोपें हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण घटना और जुड़ती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।